यार, you know what? I have been recently diagnosed with PCOD. ओह रियली? तो तुम कर क्या रही हो पीसीओडी को क्योर करने के लिए? कुछ नहीं यार, मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, वही हार्मोनल थेरेपी वगैरह। बस उन्हीं की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसा जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही करती हूँ। नहीं मतलब तुम खुद से क्या इनिशिएटिव ले रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं व्हाट? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, लाइक लेजिट वेस्टिंग योर टाइम। तुम वही पुराना अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल यूज कर रहे हो, वही जंक फूड खाई जा रहे हो एंड यू थिंक दैट डॉक्टर कोई भगवान है जो तुम्हें आके ट्रीट कर लेंगे। दैट्स नेवर गोना हैपन। गर्ल, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ. Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Dr. Ishwarya and I'm starting a health awareness series on my YouTube channel for you guys. Like, I want to just make you people aware of what's happening and how to deal with it, everything. So today's topic is PCOS. तुम लोग को टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा. So without wasting any more time, let's get started. अरे क्या होता है PCOS? वैसे आजकल बताने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये इतना कॉमन हो चुका है. इवन इंडिया में 80% ऑफ फीमेल्स आर सफरिंग विद PCOS. और फिर भी जिनको नहीं पता है, लेट मी एक्सप्लेन. PCOS, which means polycystic ovarian syndrome. It's also known as PCOD, that is polycystic ovarian disease. अब जहाँ कहीं पे भी ना डिजीज या फिर सिंड्रोम जैसे वर्ड्स यूज हो जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेसफुल कंडीशन बन जाती है. और बीइंग अ डॉक्टर, इट्स माय जॉब कि मैं तुम लोग को इसके बारे में अवेयर करूँ. तो इसमें होता क्या है कि हमारी ओवरी में काफ़ी सारी पॉली मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल सिस्ट्स बन जाती हैं. बेसिकली PCOD इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल डिसऑर्डर जो ज़्यादातर यंग जनरेशन में, यंग फीमेल्स में देखने में मिलता है. और इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं. जैसे कि फीमेल की बॉडी में जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उनकी ओवरीज में वो डिक्रीज होने लग जाता है. और मेल हार्मोन जो कि है एंड्रोजन, उसका लेवल इंक्रीज होने लग जाता है. जिसकी वजह से आप लोग नोटिस करोगे कि जिसको भी PCOD है उनको फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है. उनके जो हेयर आते हैं वो डार्कर आने लग जाते हैं. और उनकी पूरी बॉडी पे मतलब उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वैक्सिंग की नीड हो जाती है. उनके फेस पे बहुत सारे एक्नेज आने लग जाते हैं, वो ओबीज होने शुरू हो जाते हैं. बट ये वाइस वर्सा है. मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें PCOD है तभी तुम ओबीस होगे या फिर तुम ओबीज हो तब तुम्हें PCOD है. मतलब ये ऐसा है जैसे मुर्गी पहले आया या अंडा, मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है. नॉर्मली जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज की होती है. हर 28 डेज के बाद अ वुमन ब्लीड्स अनलेस एंड अनटिल शी इज़ प्रेग्नेंट. और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो और फिर भी आपको ये इरेगुलर पीरियड्स के इशू आ रहे हैं तो यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेक कि वेदर इट्स PCOD और नॉट. जो फीमेल्स PCOD से डील कर रही हैं उनकी ओवरीज में जो लुटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल होता है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाता है. जिसके कारण एग्स जो है ढंग से नहीं बन पाते, वो बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं जिसमें से कोई भी हेल्दी नहीं होता है. और कोई भी फॉलिकल, कोई भी ओवम को रप्चर नहीं कर पाता है. ओवम रिलीज ना हो पाने की वजह से हम लोग को बहुत सारे सिस्टिक चेंजेस देखने में मिलेंगे हमारी ओवरीज में, जिसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. जिसमें हमारी ओवरीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं. वो जब आप लोग सोनोग्राफी कराते हो तो आपकी गायनेक आपको दिखाती है, वो ना एक छोटे छोटे मोतियों की माला जैसे शो होती है उधर. तो तुम लोग को पता लगता है कि तुम्हारी ओवरीज में कितनी ज़्यादा सिस्ट बन चुकी है. इसी की वजह से उन फीमेल्स में ओवुलेशन में भी दिक्कत आती है. मतलब वो कंसीव कर पाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उन्हें. मैं तुम लोग से बात करने वाली हूँ कि अगर किसी फीमेल को PCOD है तो उसकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होगा. नंबर 1, उसके जितने भी हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे. नंबर 2, उसके एग्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं होंगे. नंबर 3, उसके ओवरीज के आसपास के एरिया में जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन, उसका लेवल डिक्रीज होके जो मेल हार्मोन एंड्रोजन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा. जिसकी वजह से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने में मिलेंगे, जैसे कि फेशियल हेयर, इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने एंड मैनी मोर.
और चौथा और जो सबसे मेन है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी में इंसुलिन, ग्लूकोज, शुगर स्टोर नहीं हो पाएगा, जो कि आपकी फिर फैट में, चर्बी में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जो आपका शुगर है वो आपकी चर्बी में ही रह जाता है और सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ये मेन 4 प्रॉब्लम्स हैं जो पीसीओडी के साथ होते ही होते हैं। और एक और जो मेन इम्पैक्ट है इसका वो है कि जो आपके एग्स की क्वालिटी है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द कॉज। अब पीसीओडी का कॉज क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। नंबर 1, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा लग्जूरियस हो चुका है ना, इसे तुम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी मान सकते हो, क्योंकि हम लोग को सब कुछ आजकल ऑटोमेटिक मिलता है। अपनी बॉडी को ज़रा सा भी हिलाने की नीड नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ओबीज हो जा रहे हैं, हम लोग लेथार्जिक और लेजी हो रहे हैं। तो एक तो है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दूसरा है हमारा ईटिंग डिसऑर्डर्स। हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, मतलब बेधड़क जंक फूड खा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि हमारा ये ठीक नहीं हो रहा है जी, पीसीओडी हो गया, ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। कैसे सही होगा भाई? तीसरी चीज़ है, तुम लोग अगर स्मोक कर रहे हो, सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का, वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लासी लगता है, रिच वाइब देता है, बट ये तुम्हारे को कुछ मिनट के प्लेजर से कितना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तुम्हारी हेल्थ कितनी इफेक्ट हो सकती है वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। 1, अल्कोहल इनटेक, दैट्स ऑल्सो इंजूरियस टू हेल्थ, सेम एज स्मोकिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन बी लाइक जेनेटिक। अगर तुम्हारी फैमिली में इनहेरिटेड है तो उसकी वजह से भी तुम लोग को हो सकता है। हर एक स्टेज पे पीसीओडी अलग अलग तरह से हम लोग को हिट करता है। व्हेन यू आर यंग तो तुम लोग के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तुम्हारी स्किन के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, लाइक वो डल होनी शुरू हो जाती है, एक्ने एंड फेशियल हेयर, बहुत सारी चीज़ें। नंबर 2, जब तुम मैरिड होते हो उसके बाद जब तुम बेबी के लिए ट्राई करते हो, यू पीपल कांट इवन कंसीव, तुम्हें फर्टिलिटी इश्यूज आने लग जाते हैं, तुम लोग को डायबिटीज़ का रिस्क होता है, और ओल्ड एज में तुम लोग को एंडोमेट्रियम कैंसर होने का भी रिस्क रहता है। बिफोर मूविंग अहेड टू इट्स मैनेजमेंट, मैं तुम लोग से कुछ बातें करना चाहती हूँ कि पीसीओडी को क्योर या मैनेज करने में तुम लोग 90% तुम्हारा काम होता है, 10% डॉक्टर का काम है। डॉक्टर तुम्हें ठीक से गाइड कर सकता है, कब क्या कैसे करना है वो सब तुम्हें एड्रेस कर सकता है, बट आगे जो डेडिकेशन है, जो वर्क है, वो तुम लोगों का है। 10% वो डॉक्टर पे छोड़ दो, वो हार्मोनल थेरेपी देगा, वो तुम्हारे को एक गाइड कर सकता है, प्रॉपर गाइडलाइन दे सकता है, बट सब चीज़ें डॉक्टर ही नहीं बताता। जब तक तुम खुद से इस पे फोकस करना, इस पे वर्क करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक अगर डॉक्टर जितनी भी मेहनत कर लेगा ना, तुम सही नहीं हो सकते हो, क्योंकि एट द एंड तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है, तुम्हें अपने बारे में पहले सोचना है। डॉक्टर तो फिर भी सेकेंडरी है, वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा अगर तुम्हें अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। और आई नो ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना यार। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम लोग नहीं कर सकते हो, बट यू नीड डेडिकेशन। हाँ, हिंड्रेंस होती है, हर्डल्स आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट उस सब को फेस करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं तुम लोग को बताती हूँ तुम लोग इसे मैनेज कैसे कर सकते हो, क्योंकि लाइफ टाइम तो हार्मोनल थेरेपीज़ पे चलोगी नहीं ना, खुद से भी एफर्ट्स करना। सबसे पहला जो चीज़ तुम लोग को करनी है वो अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को, अपने इस ऑटोमेटिक सिस्टम को कट ऑफ करना है। मतलब अपनी उस सीट से उठो, चाहे 10 मिनट चलो, 20 मिनट चलो, बट स्टार्ट वॉकिंग। थोड़े थोड़े स्टेप्स कर लो, जैसे आज 500 किए, 1000, फिर अपने माइलस्टोन्स अचीव करो कि एक महीना तुम रेगुलरली 1000 स्टेप्स चलोगे, रोज़ चलोगे ही चलोगे। खाना खाने के बाद तुम्हें अपने 1000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। धीरे धीरे मेक इट टू 10,000 स्टेप्स। तुम लोग थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होने लग जाओगे तो स्टार्ट डूइंग वर्कआउट। और वर्कआउट के इमेंस रिजल्ट्स हैं, मैं तुम लोग को बता नहीं सकती। मेरे पीरियड्स थोड़े बहुत इरेगुलर रहते थे, जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है इट्स लाइक अ हिट फॉर मी, और तुम लोग के लिए भी ये सही होगा। पर वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि तुम लोग वर्कआउट कर रहे हो और तुम लोगों को सेम डे या सेम वीक में या सेम उसी मंथ में रिजल्ट मिलेगा। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, तो डीमोटिवेट होके छोड़ना नहीं है। बीइंग कंसिस्टेंट इज़ अ की। अगर तुम लोग कंसिस्टेंट रहते हो ना किसी चीज़ के लिए, आज नहीं तो कल तुम लोग को उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। मार्क माई वर्ड्स। सो बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर एंड स्टे फोकस एंड मोटिवेटेड। तुम लोग को खुद के लिए कुछ करना है। सेकेंड थिंग, ईट क्लीन।
जितना हो सके अच्छा खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। अब इसमें ईट क्लीन का मतलब ये नहीं कि तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू कर दो, तुम डाइट पे करो और अपने आप को ही बीमार कर लो, बीमार पड़ जाओ। चाहे 2-2 3-3 घंटे में ही खाओ, फ्रूट्स खाओ, खाना खाओ, घर का बना हुआ, चाहे परांठी भी खा लो, बट अवॉइड बाहर का खाना। जंक फूड को अपनी लाइफ से कट ऑफ ही कर दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए बहुत बुरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और बस अपने लिए तुम लोग सोचो कि ये चीज़ें मुझे खुद के लिए करनी है। लोग को 6 महीने के अंदर अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे एंड वर्कआउट इज़ अ की, मार्क माई वर्ड्स। और 6 महीने के बाद आके मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना कि या आई एम इम्प्रूव। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि क्या पता किसी एक के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दैट्स इट। Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye bye, take care and I love you. ऐसी ही और वीडियोस अच्छी अच्छी आती रहेंगी। और ये मैंने एक स्टार्ट किया है हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़। हफ्ते में एक वीडियो मैं अपनी हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ की लेके आया करूँगी। तुम लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।